शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे नेता को जो कैमरे पर कम दिखाई देते हैं, एक ऐसे नेता जो कैमरे पर आते हैं तो कम बोलते हैं, लेकिन जनता की तरफ से उन पर इल्जामात बहुत सारे हैं। बहुत लंबी फहरिस्त मेरे पास में है। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह। आपकी अदालत में अमित शाह पर आज के मुकदमे के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने लेखक और विचारक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक को। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की इजाजत चाहेंगे आज का कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहला इल्जाम लगे अमित शाह पर, एक नजर डालेंगे अमित शाह के पॉलिटिकल करियर पर, उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का ये मुकदमा चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अमित शाह पर। अमित शाह आज की राजनीति में देश के सबसे कंट्रोवर्शियल चेहरों में से एक हैं। अमित शाह नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं। बीजेपी के महासचिव अमित शाह पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश के इलेक्शन इंचार्ज हैं। अमित शाह चुनाव लड़ाने और जिताने में माहिर हैं। ये खुद 5 बार गुजरात असेंबली का चुनाव रिकॉर्ड मार्जिन से जीत चुके हैं। अमित शाह एल.के. आडवाणी के चुनाव के इंचार्ज रहे हैं। अब इन पर नरेंद्र मोदी को जिताने का दारोमदार है। 35 साल से राजनीति में एक्टिव अमित शाह गुजरात सरकार के स्टेट होम मिनिस्टर रहे। सीबीआई ने इन्हें फर्जी एनकाउंटर में चार्जशीट किया है। अमित शाह पर होम मिनिस्टर रहते हुए इल्लीगल सर्वेलेंस करवाने का आरोप भी लगा है। आपकी अदालत में अमित शाह अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर अमित शाह पर इल्जाम है कि ये बांटने की राजनीति करते हैं। अभी जी ये बात सही है कि आप नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और उत्तर प्रदेश की लंका को फतेह करने के लिए आपको भेजा गया है? रजत जी, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में मुझे प्रभारी बनाया गया है और पार्टी ने इसी हेतु मुझे प्रभारी बनाया होगा कि मैं उत्तर प्रदेश में पार्टी को यश दिलाऊं। इस सिपाही पर जनता का इल्जाम यह है कि ये उत्तर प्रदेश में गए हैं वहां की जनता को धर्म के आधार पर बांटने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, पोलराइज करके चुनाव जितवाने के लिए। 2012 में यूपी में चुनाव हुए थे। उस वक्त मैं वहां नहीं था। संविधान की सहमति न होने के बावजूद मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर कर चुनाव को किसने कम्युनलाइज किया? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। सपा ने करा, बसपा ने करा, कांग्रेस ने करा। अब जब भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है क्योंकि वो संविधान सहमत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि आप इलेक्शन को कम्युनलाइज कर रहे हो। रिजर्वेशन के बारे में राज्य सरकार कुछ कर भी नहीं सकती, फिर भी रिजर्वेशन को, मुस्लिम रिजर्वेशन को चुनावी मुद्दा बनाने वाली पार्टियों पे ये आरोप नहीं हो रहा है। आरोप हो रहा है कि संविधान में क्या इसके लिए प्रावधान है, इसकी स्पष्ट बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी पे। मुझे लगता है कि अब देश की राजनीति हिंदू मुसलमान से बहुत आगे निकल चुकी है। अगर हमारी विरोधी पार्टियां इससे आगे नहीं निकली तो जनता उनको जवाब दे देगी। लेकिन जब आपने प्रभार संभाला, सबसे पहले आप कहां गए? राम जन्मभूमि, रामलला के मंदिर में, और बाहर निकलकर आपने कहा कि राम मंदिर बनाना ये हमारा लक्ष्य है। रजत जी, तो हिंदू मुस्लिम की बात वो कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? आप जब इंडिया टीवी की स्थापना किए होंगे, सुबह दर्शन नहीं किए होंगे? इससे आपका चैनल कम्युनलाइज हो जाएगा। ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। मैं किसी भी शुभ काम करने से पहले भगवान से आशीर्वाद मांगता हूं
ये मेरे विश्वास लेकिन का सवाल कितना आशीर्वाद मांग रहे हैं आप? राम जन्मभूमि गए, मुझे बात समझ में आती है, अपने काम शुरू करने से पहले राम का आशीर्वाद मांगा। आप अक्टूबर में मां विंध्यवासिनी की शरण में गए, जुलाई में उससे पहले आप गोरखनाथ के मंदिर में गए थे, आप काशी विश्वनाथ के मंदिर में गए, संकट मोचक मंदिर में गए। कोई मंदिर, कितना आशीर्वाद लेंगे आप? देखिए, आप इसको मंदिर मत मानिए। देश के करोड़ों लोगों के श्रद्धा केंद्र हैं और देश के करोड़ों लोगों की आस्था जिन स्थानों के साथ जुड़ी हुई है, इसके प्रति मेरी आस्था व्यक्त करना ये जननेता का भी एक काम है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूं उस जगह में किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा होगी, तभी तो देश के करोड़ों लोग वहां जाते हैं। या आप अपना चेहरा, हिंदुत्व का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मंदिरों में जाकर? देखिए, उसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी पार्टी पे इतने इल्जाम पहले से लगे हैं। मैं जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता हूं उसी दिन से मुझ पर ये आरोप लगना बड़ा स्वाभाविक है, मैं कुछ करूं न करूं। जब आरोप लगे रहे तो दो चार मैं भी लगा देता हूं। जी जरूर लगाइए रजत जी। आजम खान साहब कहते हैं कि अमित शाह को नरेंद्र मोदी के कहने पर उत्तर प्रदेश भेजा गया और यहां दंगे करवाने के लिए भेजा गया, इसलिए उन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए। मुजफ्फरनगर दंगों के लिए अगर कोई एक बात जिम्मेदार है तो जो मूल घटना हुई थी उस वक्त सीआरपीसी के हिसाब से पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। अगर सीआरपीसी के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती तो इधर और साइड की भावनाएं भड़कने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर कि आप सीआरपीसी की कार्रवाई को, सामने आरोपी कौन है, किस धर्म का है, कितनी बड़ी वोट बैंक है, वो वोट बैंक मेरी पार्टी के साथ है या नहीं है, इसके आधार पर करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बिल्कुल वोट बैंक के आधार पर पॉलिटिक्स कर रही है, प्रशासन चला रही है, प्रशासन को बांट के रखा है और इसका रिएक्शन आना बड़ा लाजमी है। एक भी मेरा मुजफ्फरनगर के दंगों के पहले मुजफ्फरनगर ना दौरा हुआ है, ना मैंने मीटिंग करी है, ना मुजफ्फरनगर के इर्द गिर्द के किसी जिलों में मेरा दौरा हुआ है। मगर आरोप लगाने के लिए लगाना है और मीडिया को भी उसको उछालना है तो डेमोक्रेसी है भाई, कोई भी कुछ भी कर ले। जिनको उन्होंने पकड़ा, जिन्हें उन्होंने जेल में भेजा, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, आगरा में नरेंद्र मोदी की रैली हुई तो उन दोनों एमएलए संगीत सोम और सुरेश राणा, इन दोनों को जनता के सामने सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया गया। दंगे करवाने वालों को आप सम्मानित करेंगे और इल्जाम सरकार पर लगाएंगे? उनका सम्मान दंगों से आरोप उन पर लगे ही इसके लिए नहीं किया गया। जिस एफआईआर पे उनकी अरेस्ट हुई, दूसरे ही दिन कोर्ट ने उनको जमानत दे दी क्योंकि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता था। जैसे ही जमानत हुई, सिर्फ ये दोनों एमएलए को, 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही गुंडाधारा में, एनएसए में अंदर लिया गया और किसी पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं लिया गया। फिर ये लोग एनएसए के तहत जेल में रहे क्योंकि एनएसए में बेल का प्रावधान नहीं है। जब एनएसए की बोर्ड के सामने केस चला तो एनएसए ने कहा कि इनके खिलाफ, एनएसए के बोर्ड ने कहा इनके खिलाफ एनएसए लगाने योग्य कोई भी बात नहीं है, हम इनको बरी करते हैं क्योंकि सरकार ने उनको गलत तरीके से जेल में रखा था और दमन के खिलाफ वो लड़े थे, इसलिए उनका सम्मान किया था, नहीं कि दंगों के आरोप उन पर है इसलिए। लेकिन अमित जी, जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगों में एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भड़काया और ताकि पोलराइज कर सकें और वोट पा सकें। सामने वाले पे आरोप लगाना बड़ा सरल है। सामने वाला और जनता सब जानती है रजत जी, 2014 के चुनाव में देख लीजिएगा, सपा को आप दूरबीन लेकर भी उत्तर प्रदेश में ढूंढ नहीं पाएंगे। अमित जी, ये इल्जाम इसलिए लगते हैं क्योंकि एक पृष्ठभूमि है। आप गुजरात से आते हैं, उसकी सरकार में मंत्री थे 2002 में, जहां आपकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी को, और वहां दंगे हुए जिसमें लोग मारे गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात के हर गांव में बिजली पहुंचाती, उस पर एक भी कार्यक्रम नहीं होता। हर गांव को रोड से कनेक्ट कर देती है, एक भी कार्यक्रम नहीं होता। 108 11 मिनट के अंदर गांव में भी पहुंच जाती है, एक भी कार्यक्रम नहीं होता। हर 60 किलोमीटर में ट्रॉमा सेंटर बन जाता है, एक भी कार्यक्रम नहीं होता। भूजल
के स्तर ऊपर आते हैं, कोई कार्यक्रम नहीं होता। नदियों का जुड़ाव होता है, कोई कार्यक्रम नहीं होता। इतने सारे विकास के काम, चाहे वो आदिवासी हो, जो चाहे सागर तट के लोग हो, चाहे दलित हो, पिछड़ों को आगे लाकर एक वेलफेयर स्टेट की रचना करने का काम गुजरात में किया। इसको ना मीडिया बताता है, ना एनजीओ बताते हैं, ना कोर्ट इसकी कभी प्रशंसा करती है। सिर्फ 12 साल के बाद भी आज दंगों की बात कर चीजों को कम्युनलाइज करने की एक फैशन हो चुकी है। रजत जी, मुझे लगता है मीडिया को उसमें से बाहर आना चाहिए। 2002 के बाद 2014 तक गुजरात में एक भी पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है जिसमें कर्फ्यू लगा हो। इतनी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं पर नहीं है। महिलाएं जितनी गुजरात में सुरक्षित है उतनी देश में कहीं पर नहीं है। फिर भी सिर्फ दंगों की बात कर गुजरात को बदनाम करने की ये साजिश है। मुझे लगता है कि आपकी अदालत में इसको नहीं पढ़ना चाहिए। आपकी अदालत को दोषी मत दीजिए। नहीं, दोष नहीं कहता, मैं दोष नहीं देता। ये इल्जाम प्रधानमंत्री ने लगाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा ये वही टीम है जिसने गुजरात में दंगे करवाए, अहमदाबाद की सड़कों पर कत्लेआम हुआ। राहुल गांधी ने जब इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा गुजरात में जो दंगे हुए वो सरकार ने भड़काए थे, सरकार, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थे। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो इस देश में सबसे करप्ट सरकार क्यों चलाई इसका जवाब देना है। महंगाई क्यों कंट्रोल में नहीं आती इसका जवाब देना है। भाई हेमराज का सर काटकर उसको क्यों अपमानित कर दिया इसका जवाब देना है। महिलाएं क्यों असुरक्षित हो गई इसका जवाब देना है। राहुल गांधी और मनमोहन की सरकार ने बाबा रामदेव पर लाठी क्यों चली इसका जवाब देना है। अन्ना को जेल में क्यों डाला उसका जवाब देना है। युवा बेरोजगार होकर क्यों घुमा उसका जवाब देना है। काफी चीजों का जवाब देना है। हमें सवाल पूछने से ज्यादा अच्छा यह है कि वो आत्मनिरीक्षण करे और चुनाव में लड़ना है या नहीं लड़ना है उसका फैसला करे। उनके इस सवाल का तो जवाब देंगे कि 2002 में जो दंगे हुए उनमें और जो दिल्ली में 84 में दंगे हुए उनमें बड़ा अंतर था। एक में सरकार पीछे थी। जिस दिन दंगा हुआ उसी दिन गुजरात में मिलिट्री लाई गई, मिलिट्री को एनफोर्स करा गया। दिल्ली राजधानी होने के बावजूद भी मिलिट्री नहीं फोर्स में लाई गई। आप आंकड़े देख लीजिएगा, गुजरात में तुरंत ही पुलिस ने इफेक्टिव एक्शन लिए। कितने टीयर गैस दागे गए, कितनी गोलियां दागी गई, कितने दंगाई मारे गए। और उसकी तुलनात्मक दृष्टि से सिख राइट्स को देख लीजिए, पुलिस ने क्या करा। यहां तो देश का प्रधानमंत्री मंच पर से कहता है कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। पेड़ मतलब इंदिरा गांधी और धरती मतलब सिख। इससे ज्यादा बड़ा सर्टिफिकेट दंगाइयों को क्या हो सकता है। इससे ज्यादा बड़ा समर्थन क्या हो सकता है। और आज कोई इस विधान पर सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अमित जी, नरेंद्र मोदी का एक भी स्टेटमेंट ऐसा लाइए जिससे दंगाइयों के हौसले बुलंद हुए हो। एक भी स्टेटमेंट नहीं है। और राजीव गांधी का स्टेटमेंट मैंने भी उस वक्त बहुत छोटा कार्यकर्ता था, टीवी पर देखा है। टीवी इतना फैला हुआ नहीं था, फिर भी दिखाया जाता था बार बार। लेकिन राजीव गांधी ने तो माफी मांगी। राजीव गांधी ने, रजत जी गलतफहमी मत फैलाइए, राजीव गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी। माफी बेचारे मनमोहन सिंह से मंगवा ली। और जब दंगे हुए तब तो मनमोहन सिंह बेचारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई पद ऊपर होंगे, वो अपना लिखाई पढ़ाई का काम कर रहे थे, उसको पकड़कर माफी मांगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो माफी नहीं मांगी। माफी की मांग कर और माफी मांगकर जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। दोष का परिमार्जन माफी से नहीं होता है। अगर दोष है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए और दोष नहीं है तो दोषी को दोष मुक्त मानना चाहिए। इस बात में हम लोग विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो पब्लिक लाइफ में सिर्फ माफी मांगकर जनताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जमीनी हकीकत अगर दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए और दोषी नहीं है तो दोष नहीं लगना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी दोषी हैं या नहीं है आपकी नजर में? मैं क्या कहूंगा जी, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी पर दंगों का कोई आरोप नहीं बनता है, कोई आरोप नहीं बचता है।
अदालत ने कहा वो एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कहा, और वो एसआईटी की रिपोर्ट थी एक केस के, वो जो जाफरी साहब का जो हत्या हुई थी उससे रिलेटेड था। जाकिया जाफरी की जो कंप्लेंट थी वो अपने आप में पूरे गुजरात के दंगे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी ने करवाए और उसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी ने करी। इस तरह की एक जनरल टाइप की कंप्लेंट थी, उस पर एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की। एसआईटी के चयन में हमारा कोई रोल नहीं है, एसआईटी के फंक्शनिंग में हमारा कोई रोल नहीं है, एसआईटी की कामगिरी में हमारा कोई रोल नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, एसआईटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मेट्रो कोर्ट में इसको रखिए, कोर्ट अगर स्वीकार करती है तो ठीक है। मेट्रो कोर्ट के सामने रखी, उसके विरोध में भी एनजीओ भी आए, पीड़ित भी आए, इस पर एक लंबी बहस चली 6 महीना तक, और उसके बाद मेट्रो कोर्ट ने भी निर्णय किया कि एसआईटी की रिपोर्ट सही है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस कार्यालय में इसका न्याय हो तभी आप न्याय मानेंगे, तब तक इसको न्याय नहीं मानेंगे। क्योंकि आपने न्यायपालिका का नाम लिया, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपका बयान है। आपने अपने कार्यकर्ताओं से कहा पिछड़ा वर्ग देश में इस समय निर्णायक स्थिति में है, यह वर्ग लगातार आगे बढ़ रहा है, कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएं और बताएं नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग एकजुट हो जाएंगे। मेरा पूरा भाषण इस तरह से था क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको पिछड़े वर्ग की समस्याओं की अच्छी समझ है, और ऐसा व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो पिछड़े वर्ग के विकास के लिए ज्यादा अच्छी तरह से काम हो सकता है। और मैं मानता हूं कि पिछड़े वर्ग की समस्याओं का निराकरण जब तक नहीं करते, इस समाज में सभी लोगों को सुखी करने का कोई रास्ता नहीं है। जो पिछड़े हैं उसको आगे लाना, वो बांटना नहीं होता है। जो पिछड़े हैं उनको पिछड़े रखकर वोट बैंक बनाना, वो बांटना है। पिछड़ों को आगे लाके अगड़े जो है इनके साथ मिला देना, वो बांटना नहीं है, जोड़ना होता है। अमित शाह जी, लोगों को ये बताना कि नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति के हैं इसलिए उनको वोट दें, इसलिए उनके साथ जुड़ जाएं, ये तो बांटना है ना। मेरा बताने से क्या होता है जी? सबको मालूम है कि वो पिछड़ी जाति के हैं, सबको मालूम है उनका बैकग्राउंड क्या है, सबको मालूम है वो गरीब के घर में जन्मे हैं, सबको मालूम है वो उन्होंने गरीबी को देखा है, सबको मालूम है वो संघर्ष कर आगे आए हैं, सबको मालूम है। उसमें मेरे बताने से ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप लोगों को चाय पिलाकर उनसे वोट लेंगे? देखिए रजत जी, आप देश की जनता की राजनीतिक समझ को अंडरमाइन कर रहे हैं। देश की जनता न चाय की प्याली से वोट देती है, ना रुपयों से वोट देती है, ना शराब से वोट देती है। देश की जनता कुल मिलाकर कौन देश का भला कर सकता है वो देखकर वोट देती है। और इस बार देखना, कश्मीर से केरल तक मोदी की एक लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, और परिणाम जब आएंगे तब आप मेरी बात को याद रखना कि ये लहर है, वो परिणाम सिद्ध कर देंगे। और भी बड़ी लंबी फहरिस्त मेरे पास में है। हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर अमित शाह पर इल्जाम है कि ये बेसिर पैर के दावे कर रहे हैं। आप अमित जी कह रहे हैं देश भर में मोदी की लहर है, आप कह रहे हैं कि सारे देश में हवा चल रही है, बीजेपी के लोगों के अलावा और तो कोई इसको मानने को तैयार नहीं है। मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं, मैं लोगों के बीच में रहता हूं, लोगों के बीच में घूमता हूं, और खासा तगड़ा मेरा लोक संपर्क होता है, और मेरा अनुभव भी बहुत है। एक बड़ी लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी के प्रति एक आंधी जैसी वेव चल रही है। अमित जी, इतना बड़ा देश है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं लहर है। देखिए रजत जी, हमारा मुकाबला कांग्रेस से है। ये बात सही है
कि ईस्ट और साउथ में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कम हैं, मगर कांग्रेस को तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, वो कहाँ से लाएंगे? और जब कांग्रेस को समर्थन नहीं है तो इस पार्टी में और देश में और कोई ऑप्शन नहीं बचता। कांग्रेस को समर्थन नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन मिलता है। अमित जी, ख्याली पुलाव नहीं है? ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की जयललिता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो बड़ी ताकतवर नेता है तमिलनाडु में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस आपके साथ नहीं है। उड़ीसा में नवीन पटनायक आपके साथ नहीं है। तो कैसे 272 सीटें लाएंगे? जब एक जनता फैसला देती है, एक सबसे बड़े दल में कोई पार्टी उभर कर आती है, तो बाकी सभी पार्टियां भी जनादेश जो होता है उसका सम्मान करती है, और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अनुरूप बात है। देखिए, सब लोग कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा सीटें हैं उसके हिसाब से बनाएगी, और आप पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। कितनी सीटें आपके हिसाब से मिलेंगी? मैं सीटों के आंकड़े में जाना नहीं चाहता, मगर मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, और पहले और दूसरे नंबर का अंतर कम से कम 20 सीटों का होगा। चलिए, आप सीटें नहीं बता रहे, आज जनता को यह बता दीजिए कि क्या ये जो खबर चल रही है नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, ये सही है? देखिए, मैं चाहता हूं यूपी के प्रभारी के नाते कि मोदी जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का इससे फायदा है। हम उत्तर प्रदेश की जनता को मोदी जी के चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने में हमें ज़्यादा सुविधा होगी। और दूसरी एक बात भी है कि देश का प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश के लिए आए, वो देश के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट की कैटेगरी से बाहर निकल आता है तो इस देश में 10 साल तक जीडीपी डबल डिजिट में आना स्वाभाविक है, और देश की काफी समस्याओं का इसमें निराकरण है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी तो वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उसकी चिंता है आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी अभी बनी है, हम बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, हर पार्टी अपना प्रत्याशी हर सीट पर लड़ा सकती है, इसमें चिंता का तो कोई सवाल ही नहीं है। और मोदी जी की लोकप्रियता को मैं जानता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में घूमता हूं, कहीं से पे भी मोदी जी लड़े, मुझे मालूम है रिकॉर्ड तोड़ने वाले मार्जिन से मोदी जी विजयी होंगे। वो ये तो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की हवा है, और ये भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक मीटिंग्स में उसमें लाखों की भीड़ आती है, जितनी भी यूपी में उनकी मीटिंग्स हुई। लेकिन उनका ये कहना है कि इन सारी रैलियों का खर्चा मुकेश अंबानी देते हैं। राजा जी, देखिए, इस तरह के आरोप लगाना जिसका कोई आधार नहीं है वो बड़ा सरल होता है, और मैं मानता हूं कि पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में इस तरह के आरोप आधार के बगैर नहीं लगाने चाहिए, और मैं इस तरह के आरोपों का जवाब नहीं देना चाहता। मेरी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, मेरी पार्टी को चुनाव आयोग के सामने खर्च का हिसाब देना पड़ता है, वो हिसाब पब्लिक होता है, सार्वजनिक होता है, और कोई भी उसको उठाकर देख ले और बाद में बात करें। अरविंद केजरीवाल की पूरी चिट्ठी मेरे पास में जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को लिखी है, और उनको दुख इस बात का है नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब नहीं दिया। आप तो दे दीजिए, कम से कम 2-4 बातों का आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, मोदी जी हर एक की चिट्ठी का जवाब देते हैं, छोटे छोटे व्यक्तियों का। केजरीवाल साहब अब मीडिया से ही बात करते हैं, तो मोदी जी क्या जवाब दे उस चीज का? वो अपने आप अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, और ठीक है, अब उनकी राजनीति। अब देखिए, उन्होंने कहा कि अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक मुकेश अंबानी के जहाजों में नरेंद्र मोदी घूमते हैं। उन्होंने ही लिखा है कि अखबार में छपी खबरों के आधार पर। जी, अब मैं क्या कहूं आगे? आपको तो पता होगा ना कि नरेंद्र मोदी जिन हवाई जहाज में जाते हैं उसका खर्चा कौन देता है? नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर नरेंद्र मोदी को हवाई जहाज से जाना है तो गुजरात राज्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि अपने मुख्यमंत्री के लिए हवाई जहाज न कर सके। और एक उन्होंने लिखा है कि आपके पीछे मुकेश अंबानी हैं, अगर आप किसी तरह प्रधानमंत्री बने तो इसका मतलब क्या आपकी सरकार मुकेश अंबानी चलाएंगे?
देखिए रजत जी, आप आपकी अदालत को रोचक बनाने के लिए इस तरह के सवाल पूछते हैं, मगर पूछते वक्त आपके एक्सप्रेशन ही दिखा देते कि आप भी खुद सहमत नहीं है इस सवाल से। अब मैं क्या जवाब दूं? जो सवाल अमित जी पब्लिक डोमेन में लगाए जाते हैं। बात कह देना चाहता हूं, मैं ऐसी मुकेश अंबानी या किसी और उद्योगपति का नाम देना नहीं चाहता, देना अच्छा भी नहीं है, मगर मैं बताता हूं नरेंद्र मोदी कौन है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसके व्यक्तित्व में इस देश की मिट्टी की सुगंध है रजत जी। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो इस देश की समस्याओं को जानता है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसकी सोच में इस देश की समस्याओं का समाधान है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसमें कठोर फैसले लेने की ताकत है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो फैसलों को क्रियान्वयन तक ले जाने का हौसला रखती है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसने कुछ करके दिखाया है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसका 40 साल का एक सोशल वर्कर और एक राजनीतिक कार्यकर्ता का निष्कलंक जीवन है। और नरेंद्र मोदी ये व्यक्ति है जिसके पास आज उसका घर भी खुद का नहीं है। लेकिन उसी नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी कहते हैं वो खून के सौदागर हैं। देखिए, सोनिया जी ने एक बार कहा था मौत के सौदागर, तो गुजरात उनके हाथ से चला गया था। इन्होंने कहा है खून के सौदागर, तो अब क्या चला जाएगा आप सोच लीजिए। हम बहुत जोश में लोग हैं, जनता से पूछे जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, आप यहाँ सेकंड रो में। हाँ सर, एज अ सिख मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर 84 के रॉयट्स अब अगर आने वाले टाइम में बीजेपी की सरकार आती है सेंटर में, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसी को पनिशमेंट नहीं मिली, क्या बीजेपी कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी कमेटी बनाएगी जिससे जो दोषी हैं उनको सजा मिले? जरूर बनाएगी। अमित जी, ऐसा जरूर बनाए, कहने से काम नहीं चलेगा। सर क्या आप जो हमारे सिख समाज की भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको यह बताना पड़ेगा कि क्या करेगी बीजेपी की सरकार। देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, काफी अदालतों के सामने पड़ा है, मगर एक बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सिख राइट्स में जो लोग दोषी हैं उनको दंड मिले। मैं आपसे ये सवाल है कि लोकसभा चुनाव होने में खाली 100 दिन का वक्त बचा है, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी यूपी में मुसलमान क्या दिल जीत पाएंगे? देखिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि वोटरों को हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। मोदी जी जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबके लिए होती है। गांव में पानी पहुंचेगा तो मुसलमान के पास नहीं पहुंचेगा, हिंदू के पास पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता। जब स्कूल बनता है तो सिख के बच्चे भी पढ़ेंगे, हिंदू के भी पढ़ेंगे, मुसलमान के भी पढ़ेंगे। कृपया आप इन बातों से निकल जाइए। एक कांग्रेस की एक भ्रांति बनाई हुई है कि डेवलपमेंट को धर्म के आधार पर करना चाहिए, डेवलपमेंट को जरूरत के आधार पर करना चाहिए, कभी धर्म के आधार पर नहीं। जयराम रमेश जैसे नेता कहते हैं ये भस्मासुर हैं। अब जयराम रमेश को कांग्रेस का डर है। अगर कांग्रेस के चुनाव की संभावनाओं पर मोदी का हाथ पड़ गया तो मैं क्या कर सकता हूं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अमित शाह पर जनता के सवालात और इल्जामात का एक वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर अमित शाह पर आरोप है कि इनके शासन में फर्जी एनकाउंटर हुए। अमित जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहता हूं। ये मेरे पास बयान है डीएच गोस्वामी का, जो डीएसपी थे गुजरात की सरकार में। इन्होंने एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। इन्होंने कहा 12 जून 2004 की बात है, वो एक दूसरे अफसर जीएल सिंघल के साथ अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच के शाहीबाग ऑफिस पहुंचे। वहां पर पुलिस अफसर पीपी पांडे, डीजी वंजारा और आईबी ऑफिसर राजेंद्र सिंह मौजूद थे। उन्होंने इन तीनों को लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशन के बारे में बात करते हुए सुना। वंजारा ने कहा वो सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी से बात करेंगे, और 2 दिन बाद इशरत जहां को एनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया। जिस बयान का आप हवाला दे रहे हैं, गोस्वामी के बयान का, आपको मालूम नहीं है कि
ये बयान जब दर्ज हुआ उसके कुछ दिन पहले गोस्वामी को डिफॉल्ट बेल पे रिहा कर दिया है। डिफॉल्ट बेल ये होता है कि 90 दिन में अगर आप चार्जशीट न करें तो आरोपी अपने आप बरी हो जाता है। सीबीआई ने 90 दिन में चार्जशीट न कर इनको बरी कर दिया, श्री गोस्वामी को, और उसके बाद में गोस्वामी का एक बयान आया है। इसका मतलब ये होता है कि गोस्वामी का बयान किस तरह से लिया गया है वो आप खुद ही समझ सकते हो, एक बात। दूसरी बात, जहां तक मेरा सवाल है, सीबीआई हमारे तो हाथ में है नहीं, अभी यूपीए की सरकार है, वो मुझे तो फंसाना ही चाहती है, फिर भी सीबीआई चार्जशीट में मेरा नाम नहीं डाला है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, जहां तक इशरत जहान एनकाउंटर का सवाल है, सीबीआई ने चार्जशीट में सेंट्रल आईबी के अफसरों का भी नाम डाला है और सीबीआई ने ये भी लिखा है 197 की परमिशन मांगी है। मैंने अखबारों में पढ़ा है, चार्जशीट नहीं देखा है, और उसमें कहा है कि इट वाज टेरर ऑपरेशन। अब सेंट्रल आईबी यूपीए के शासन में अमित शाह से कहने से एनकाउंटर करेगी, ऐसा आप मान सकते हैं क्या? मैं नहीं मान सकता, लेकिन जो इशरत जहां की मां है उनके मैं बार बार स्टेटमेंट देखता हूं, वो कह रही हैं कि मेरी बेटी निर्दोष थी, मेरी बेटी टेररिस्ट नहीं थी और उसे गलत तरीके से फंसाया गया और मार दिया गया। देखिए, पहली बात तो जहां तक मुझ पर आरोप का सवाल है, मेरा इससे कोई लेन देन नहीं। अब सीबीआई ने, आपसे तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी उन्होंने क्या कहा? ये नहीं, मैंने कहा ना, क्यों मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति के सामने अगर दो ऑप्शन होते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट देने से आप बरी हो जाते हो, जेल के बाहर निकल जाते हो, और न देने से जेल के अंदर रहते हो, तो आप बताइए रजत जी, वो क्या पसंद करेगा? लेकिन अमित जी, ऐसा क्यों होता था? जिस भी व्यक्ति पर यह इल्जाम लगता था या जो भी आतंकवादी गुजरात में एंटर करता था नरेंद्र मोदी को मारने के लिए, ऐसे सब के सब लोग एनकाउंटर में मारे गए। रजत जी, मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, और अच्छा हुआ आपने सवाल कर दिया। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को भी दिखाना चाहता हूं, सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि जितने कालखंड में गुजरात का गृह मंत्री रहा, उसी कालखंड में देश भर में 1500 एनकाउंटर हुए। 1500 एनकाउंटर हुए, इसमें एंटी सोशल भी थे, एंटी नेशनल भी थे। 1500 एनकाउंटर में से गुजरात में 14 हुए, 14। ठीक है, मेरा एक सवाल आपके माध्यम से जनता से और यूपीए सरकार से है कि देश भर में 1500 एनकाउंटर में से सिर्फ 14 एनकाउंटर पर ही क्यों इंक्वायरी हो रही है? सीबीआई की जांच सिर्फ 14 एनकाउंटर में ही क्यों हो रही है? देश में बाकी एक भी एनकाउंटर की जांच नहीं होती, सिर्फ गुजरात के एनकाउंटर की क्यों जांच हो रही है? क्योंकि उनको मालूम है कि गुजरात को बदनाम करना है तो मोदी को बदनाम करना पड़ेगा, और मोदी को बदनाम करना है तो और कोई तो रास्ता है नहीं, अमित शाह को करना पड़ेगा। नहीं, अमित शाह छोड़िए ना, अमित शाह रास्ते में आता है। नरेंद्र मोदी के शासन का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए देश भर में कहीं भी ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं उठता, सिर्फ गुजरात में ही उठता है और एनकाउंटरों की जांच होती है। और दूसरी बात, जहां तक एनकाउंटर का सवाल है, एनकाउंटर किसके हुए वो भी देखना चाहिए। गुजरात में एक भी एंटी सोशल का एनकाउंटर नहीं हुआ, एंटी नेशनल के एनकाउंटर हुए। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का सवाल था, सोहराबुद्दीन के घर से 200 AK-47 राइफलें मिली है, 250 हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं, 1 लाख का एम्यूनेशन मिला है, और गुजरात की पुलिस ने उसके मुठभेड़ में मार दिया। मैं इसका कोई समर्थन नहीं करता हूं अगर ये फर्जी एनकाउंटर है तो। लेकिन इल्जाम तो आप पर है कि आपके इशारे पर उनको मारा गया। ठीक है, इल्जाम मुझ पर है, मुझे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कोर्ट के सामने रखा। गुजरात की हाई कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट अमित शाह, और उसके बाद में उस फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने मान्य रखा है, और आज तक मुझ पर चार्ज फ्रेम करने की कार्यवाही सीबीआई ने नहीं करी है। लेकिन अमित जी, जो फोन कॉल थी जो रिकॉर्ड हुई थी आपके और एनके अमीन के बीच में, ये भी पुलिस अधिकारी थे, उसने कहा कि जिस दौरान सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ, अमित शाह और एनके अमीन जो जूनियर अफसर थे, दोनों लगातार संपर्क में थे। देखिए रजत जी, ये सत्य को तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा है। मैं गृह मंत्री था तो मेरी वाटर सप्लाई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात होगी, मेरी पुलिस अफसर से ही बात होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनकाउंटर के दिनों में बात हुआ है, इनके पास मेरे 5 साल का टेलीफोन रिकॉर्ड है, और 5 साल में 130 पुलिस अफसरों से मेरी बात हुई है, इसी फ्रीक्वेंसी से हुई है। तो हर रोज एनकाउंटर हुए क्या? हर रोज एनकाउंटर हुए। और रजत जी, मैं बताता हूं,
परसों आपने मुझसे फोन पर बात कर ली। अब मैं किसी गुनाह में अगर फंसता हूं तो आप गुनहगार हो गए क्या? कहां का न्याय है भाई? कहां का न्याय है? और इसी पैमाने को अगर ले ले तो ठीक, अच्छा हुआ कि ओसामा बिन लादेन का एनकाउंटर गुजरात में नहीं हुआ, वरना ओबामा को बेचारे को जेल में डाल देते। अमित जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस अफसरों से आपकी लगातार बात होती थी। एक अफसर हैं वंजारा साहब जो जेल में हैं, उनकी एक चिट्ठी है, उसके कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। आप कह रहे हैं अफसरों से आपकी बात होती है, अफसर आपके बारे में क्या कह रहे हैं ये बता दो। मत पढ़िए ना, पूरे देश ने पढ़ा है। मेरी एक बार मुझे भी पढ़ने दीजिए। मत पढ़िए, मैं बता देता हूं। वंजारा से ये चिट्ठी लिखने के बाद भी मेरी कोई शिकायत नहीं है। कोई व्यक्ति को गलत तरीके से अगर 6 साल तक जेल में रखा जाए तो उसकी भावनाओं में जो उभार आता है उससे मैं सहमत हूं, और वंजारा ने ये चिट्ठी लिखी है, उससे मेरी कोई शिकायत नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि अमित शाह नरेंद्र मोदी को गुमराह कर रहे थे। ठीक है, मैंने कहा कि 6 साल कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो स्वाभाविक रूप से व्यवस्था के प्रति और जो लोग शासन में उनके प्रति रोष होता है। मैं वंजारा की भावनाओं को मैं समझ सकता हूं। इल्जाम तो कांग्रेस के लोग ये लगाते हैं, और कई सारे पुलिस अफसर हैं, IAS अफसर हैं, वो इल्जाम लगाते हैं कि अमित शाह ने इस्तेमाल किया वंजारा का, अमित शाह ने इस्तेमाल किया पुलिस अफसरों का। रजत जी, मुझे बताइए, मैं क्यों किसी का इस्तेमाल करूंगा? और मेरी सोहराबुद्दीन से दुश्मनी क्या थी जी? मैंने तो देखा भी नहीं उनको, कभी नहीं देखा। जब पुलिस ने इसके घर से असला पकड़ा तब तो मैं नहीं था मंत्री, कांग्रेस की सरकार थी। कोई मेरे समय में बड़े गुनहगार हो गए ऐसा नहीं है। वो हथियारों का व्यापारी था, राजस्थान बॉर्डर से हथियार लाता था। मेरा कोई लेन देन नहीं उससे, मैं क्यों ऐसा करूंगा भाई? और उसमें हैदराबाद पुलिस भी शामिल है, वहां कांग्रेस की सरकार है। उसमें राजस्थान पुलिस भी शामिल है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर मैं मंत्री नहीं हूं। और उसमें सेंट्रल आईबी भी शामिल है। ये पूरा अमित शाह, एक राज्य का MOS इतना ताकतवान होता है जो सेंट्रल आईबी को भी मैनेज करता है, हैदराबाद को भी मैनेज करता है, राजस्थान को भी मैनेज करता है। अमित शाह इसमें अमित शाह के रोल का सवाल नहीं है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है उसका जवाब नहीं है, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया है। अमित जी, इमेज तो ये बनी कि अमित शाह के रास्ते में जो कोई आएगा उसका एनकाउंटर हो जाएगा। देखिए रजत जी, 5 बार असेंबली में चुनकर आया हूं, और 5 में से 4 बार पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा वोट से चुनकर आया हूं मैं, आप ये समझ लीजिए। और आज तक 14 साल की उम्र से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं। आज मुझे 50 साल हो गए रजत जी। 42 छोटे बड़े चुनाव लड़ा हूं, एक भी नहीं हारा। और 42 चुनाव में, चाहे वो पॉपुलर इलेक्शन के हो, कोऑपरेटिव्स के हो कि बाकी सब चुनाव हो, एक भी नहीं हारा। कितने लोग मेरे सामने लड़े होंगे? कुछ नहीं आओ किसी का। और देखिए आप कितनी बेखौफ होकर मुझे पूछ रहे क्या हो जाएगा आपको। कुछ नहीं होगा, ये लोग भी पूछ रहे हैं। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अमित शाह पर जनता के इल्जाम और सवाल का एक और। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर अमित शाह पर आरोप है कि इन्होंने अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल किया। अमित जी, ये बात उस जमाने की है जब आप गुजरात में स्टेट होम मिनिस्टर थे। मैं कुछ सेंटेंस आपको सुना रहा हूं, ये फोन पर बात हो रही है। लड़की किससे बात कर रही थी, किस भाषा में बात कर रही थी, किस बारे में बात हुई, पूरी बात बताओ। दूसरा फोन है, रात में किससे बात की, कौन से फोन से बात की, पूरी तरह नजर रखो उससे कौन मिलने आया, ध्यान रखो ये पूरी खबर पहुंचानी है, अगर गलती की तो पकड़े जाओगे। आपको कुछ याद है ये क्या कॉन्वर्सेशंस हैं? जी जी मुझे याद है रजत जी, आप स्नूप गेट की बात कर रहे हैं। अब जरा विदाउट इंटरप्शन मेरा सवाल सुन लीजिएगा। मैं सिर्फ लोगों को बता दूं कि मैं क्या पढ़ रहा था, एक बार उसके बाद आप बताइएगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये वो 267 क्लिप्स हैं, उनका हिस्सा है जो ATS अफसर GL सिंगल ने CBI को सौंपे हैं। मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं रजत जी। सबसे पहले गुजरात में दंगों को
का ताना बाना मोदी जी के आसपास बुना गया और इस पर सवालिया निशान लगाए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला, कुछ नहीं निकला। बाद में मुझे एनकाउंटर में फंसाया गया षड्यंत्र कर, उसमें भी एक केस कर अदालत पे निकल रहे, कुछ नहीं निकलता। उसके बाद में ये बात लाए हैं। जहाँ तक ये बात का सवाल है रजत जी, जब ये हुआ तब से मैंने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। पहली बार मैं आपकी अदालत में बता रहा हूँ। जब ये बात मीडिया में आ गई, देश की जनता की भी इच्छा थी, मीडिया में भी बहुत डिमांड हो रही थी कि इसकी कोई जांच होनी चाहिए। उसके बाद में गुजरात सरकार ने एक जांच बनाई है, जांच आयोग का गठन किया, न्यायिक जांच आयोग है। हमारे यहाँ जो कानून है उसमें न्यायिक जांच आयोग के सामने यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, जनता का भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, और जिनको कंप्लेंट थी वो भी जा सकते हैं। और वहाँ पर जो बात रखेंगे उसकी बात मैं न्यायिक जांच आयोग के सामने रखूँगा और उसका जवाब भी दूंगा। और मगर मेरी आपसे विनंती है कि जब न्यायिक जांच आयोग का गठन हो चुका हो तो उसकी सार्वजनिक बहस ठीक नहीं है। और तीसरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी ये जांच आयोग का रिपोर्ट आ जाए, आप जरूर एक आपकी अदालत इस स्नूप गेट पर रखेगा, क्योंकि मैं सब बातों का जवाब खुल कर देना चाहता हूं। मैं भी आपसे जरा खुलकर ही पूछना चाहता हूं। जो अदालत जांच करेगी, जो जज साहब जांच करेंगे वो अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। और जीएल सिंघल साहब ने यह कहा कि अमित शाह उसमें गृह राज्य मंत्री थे, उनके और मेरे बीच की बातचीत है, ये चीज पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने पब्लिकली कहा है। और अगस्त सितंबर 2009 की है, जहां पर पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया अमित शाह ने। देखिए, इसमें सर्वेलेंस और सुरक्षा के बीच का मामला है। जांच आयोग का रिपोर्ट आ जाने दीजिए, ये सिद्ध हो जाएगा कि ये सुरक्षा दी जा रही थी, सर्वेलेंस नहीं किया जाए। आप इसका जवाब दे सकते हैं? मान लीजिए इस केस के बारे में नहीं हो, गुजरात में, अहमदाबाद में किसी भी लड़की को पुलिस उसका पीछा करे, वो मॉल में जाए, वो रेस्टोरेंट में जाए, वो जिम में जाए, सिनेमा हॉल में जाए, होटल में जाए, ये ठीक है? देखिए, पीछा किया है या क्या किया है, एक बार जांच आयोग का रिपोर्ट आना जाने दीजिए। मैं आपको कहता हूं रजत जी, ये सुरक्षा है या सर्वेलेंस है, इस पर ही पूरे मामले की आत्मा टिकी हुई है। एक बार जांच आयोग को तय करने दीजिए। ये आप बता सकते हैं कि ये आपने अपने लेवल पर किया या किसी और के कहने पर किया? क्योंकि वो इल्जाम लगा रहे हैं कि अपने साहब के कहने पर किया। देखिए, ये भी मैं जांच आयोग के सामने ही बताऊंगा, मगर इसमें कोई ऐसा काम नहीं किया जो सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आप आज इसके सामने, आप जांच आयोग के सामने बता सकते हैं, लेकिन जनता के सामने, क्योंकि सारे के सारे इल्जाम पब्लिक डोमेन में है। कांग्रेस पार्टी की 5 महिलाओं ने, जिनमें मंत्री थे, महासचिव थे, बड़ी बड़ी महिलाएं थीं, उन सब ने कहा कि ये किसी महिला के सम्मान का सवाल है। देखिए रजत जी, आप अगर मुझे पूछ लेते तो मैं तो सुन भी लेता हूं, जवाब भी देता हूं, मगर कांग्रेस पूछती है तो मैं जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि निर्भया पर बलात्कार होने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री 10 दिन तक स्टेटमेंट देने की परवाह नहीं करता। सहानी वाले केस से लेकर कितने केस है जिसमें कांग्रेस को महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन कांग्रेस को यह पूछने का जो अधिकार है ना कि गुजरात राज्य में पुलिस की ताकत का इस्तेमाल किया जाए गैर कानूनी तरीके से, मगर वो तय तो हो जाने दीजिए। आप मेरा फैसला कर सकते, जुडिशियल मुद्दों का फैसला यहां पर नहीं कर सकते रजत जी। इस अदालत की भी एक मर्यादा है। चलिए, मैं इसकी अदालत की मर्यादा मान लेता हूं, लेकिन यह भी इल्जाम लगा कि जो जांच कमीशन बिठाया है वो गुजरात सरकार ने ही बिठाया है। आपकी सरकार, आप आरोपी, और जो फैसला होगा वो आपके पक्ष में हो जाएगा। गुजरात सरकार ने किसी सरकारी कर्मचारी को जांच आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाया, और बड़ी निष्पक्ष जज है सुगनाबेन, और उनकी बड़ी अच्छी छवि गुजरात की जनता के मन में है। अगर हम इस केस की ना बात करें, इन जनरल में आपसे सवाल पूछूं, किसी भी महिला के बारे में इस तरह से उनकी सर्विलेंस करना, उनकी बात को रिकॉर्ड करना, ये ठीक माना जाएगा? सर्वेलेंस हुआ हो तब ना। अच्छा, किसी अभी तय ही नहीं हुआ कि सर्वेलेंस हुआ है रजत जी। मैंने कहा पूरा मामला सुरक्षा और सर्वेलेंस के बीच में है, एक बार तय हो जाने दीजिए, सुरक्षा प्रदान की गई है या सर्वेलेंस हुआ है। ठीक है, हम इंतजार करेंगे, और मेरा आपसे ये वादा है कि जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं आपको आपकी अदालत में इसी जगह बिठाऊंगा, फिर खुलकर इस मामले में बात करेंगे। आप उल्टी बात करें, मैं डिमांड कर रहा हूं जी।
जनता में से फाइनल राउंड, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे गुजरात में आपने बोला कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा सेफ हैं, तो अगर बीजेपी पावर में आती है तो क्या ऐसा होगा कि इन फ्यूचर हम ये बोल सके कि हाँ, अब पूरे इंडिया में जो है गर्ल्स अनसेफ नहीं है? जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, वो राज्य सरकार का विषय होता है, उसमें केंद्र सरकार की ज़्यादा दखल नहीं होती। मगर देश की सरकार जो होती है वो एक परसेप्शन बनाती है कि देश किस तरह से चलना चाहिए और देश किस तरह से चल रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई का सवाल है, अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो महिलाओं की छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं कि देश की सीमाओं के साथ भी कोई छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, वो अपमान करता है। अमित जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और अच्छी बात यह है कि आपने ज़्यादातर सवालों के बड़ी खुल के बेबाकी से जवाब दिए। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैद्य का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर। हमने अमित शाह से पूछा स्नूप गेट के बारे में, फर्जी एनकाउंटर्स के बारे में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के बारे में, और लोगों ने अमित शाह से पूछा भ्रष्टाचार के बारे में, महंगाई के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैद्य के फैसले का। जनता की इस अदालत में मुझे दर्जनों बार आने का अवसर मिला है और देश के बड़े बड़े मुजरिमों पर फैसला देने का भी अवसर मिला है, लेकिन आज मैं ये अनुभव करता हूँ कि अमित शाह जैसा मुजरिम आज तक इस अदालत में कभी नहीं आया। अमित शाह ने एक एक सवाल के जिस तरह से जवाब दिए, जिस तरह से तथ्य पेश किए और जिस तरह से तर्क दिए और जैसे बीच बीच में आप सबका मनोरंजन किया, आज तक मेरे ख्याल में किसी ने नहीं किया। रजत शर्मा ने भी जिस तरीके से और जिस गहराई से और जिस चतुराई से अमित शाह को घेरने का प्रयत्न आज किया है, शायद पहले कभी नहीं किया। मैं दोनों को, मुजरिम को और वकील साहब को, खूब तहे दिल से बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज उन दोनों ने आज एक ऐसी बहस की है कि जिसे पूरा देश देखेगा, और देखेगा ही नहीं, कई मुद्दों पर जो उलझनें उनके दिमाग में रही हैं उनको हल करने का मौका मिलेगा। इस दृष्टि से आज की अदालत बहुत ही ऐतिहासिक है और मैं इस अदालत की ओर से मजबूर हूँ ये फैसला देने के लिए कि अमित शाह को पूरी तरह से बरी किया जाता है। अमित शाह की बातों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला आखिरी तौर पर जनता को करना है, देश की अदालतों को करना है, जजेस को करना है। आने वाले चुनाव में आप अमित शाह की बातों पर यकीन करके नरेंद्र मोदी का साथ देंगे या नहीं देंगे, इसका फैसला आपको यानी देश की जनता को करना है। हमारे लिए वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।